नॉर्मली जो मैंने देखा है, जो लड़कियों का पैसा है, औरतों का, वो हाउस होल्ड के खर्चे पे खर्च होता है, और जो मेन का पैसा है उससे एसेट्स बनते हैं। अगर शादी नहीं बनती है, चलती है, तो जो भारत के रूल्स हैं वो ये है कि 50-50 डिवीजन नहीं होता है एसेट्स का। एसेट पे जिसका नाम है उसके पास जाता है। तो आपको बहुत ज़रूरी है गर्ल्स को ये समझना दैट चाहे एक दिन खाना ना बने, चाहे लॉन्ड्री ना हो, पर जो पैसे का डिसीजन है और कंट्रोल है वो नहीं देना है। जॉइंट फाइनेंसेस होते हैं, एसेट्स आपके नाम पे भी भरने चाहिए, घर बन रहा है जॉइंट नाम होना चाहिए। आपने मैडम की बातें सुनी और मुझे ऐसा लगता है कि मैडम की बातों का धरातल से कोई लेना देना नहीं है, सारी हवाई बातें हैं। क्योंकि अगर हम देखने लगें तो आज भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं वर्किंग हैं। देखिए, मैं महिलाओं के पार्टिसिपेशन पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ। आज महिलाएं बहुत सक्षम हैं, बहुत पढ़ी लिखी हैं, अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, और आने वाले समय में और अधिक मुझे लगता है कि उनकी ज़रूरत है। और कोई भी देश तब तक, जिसे कहते हैं कि सफलता के शिखर पे नहीं पहुंच सकता जब तक कि उसके सभी जनसंख्या का हर व्यक्ति उसमें योगदान ना करे। लेकिन बात रही अगर जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं, तो आज भी भारत में लगभग केवल 1/3 या उससे कम महिलाएं कार्यरत हैं, वर्किंग हैं। अगर हम इसमें दोनों तरह के आंकड़े मिला दें, चाहे ग्रामीण या शहरी, अर्बन और रूरल दोनों मिला दें, तो भी 1/3 से कम महिलाएं कार्यरत हैं। 2/3 आज भी हाउस वाइफ हैं। और जो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका योगदान नहीं है, बिल्कुल, अगर पति कमा भी रहा है तो उसमें भी उनका योगदान है, वो घर चला रही हैं, लेकिन वो हाउस वाइफ हैं। तो सीधा सीधा वो फाइनेंस से या अर्निंग मेंबर से नहीं जुड़ी हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर हम भारतीय कानून की बात करें तो उसमें आप ये तो छोड़िए कि जो उनका अर्न किया हुआ है या पति का अर्न किया हुआ है, यहाँ सीधा सीधा किसी का भी अर्न किया हुआ हो, अगर डाइवोर्स की बात चल रही है तो पति की संपत्ति में सीधा हक महिलाओं का होता है। और यहाँ तक कि CRPC 125 हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखेंगे तो उसमें अगर डाइवोर्स हो रहा है तो गुजारा भत्ता देना होता है पति को, क्योंकि पति को कर्ता माना गया है भारतीय कानून में, ठीक है। गुजारा भत्ता देना होता है, एक चीज़। दूसरी चीज़, जब डाइवोर्स हो रहा है तो भी एक फुल एंड फाइनल रकम महिलाओं को दी जाती है, जो 10 लाख, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़ भी हो सकती है। ये मैटर करता है 3-4 स्थितियों में। सो उसमें से एक है कि पति की क्या क्षमता है, पति का क्या स्टेटस है, और क्या उसका लाइफस्टाइल है, जीवन का शैली क्या है, उस पर आधारित है। तीसरी बात यहाँ पे आ जाती है, अब आप तीसरे पे आइए। तीसरे में भी होता क्या है कि जब आप रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं किसी प्रॉपर्टी की, अपनी किसी संपत्ति की, तो अगर वो पुरुषों के नाम पे आपको 7% सरकार को देने हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को देने हैं, तो हो सकता है 5 या 4% ही आपको महिलाओं को देने होंगे। तो इससे होता क्या है कि ये जो 2 या 3% का गैप है, इसको हम अगर रुपयों में कैलकुलेट करने लगें तो कई बारी ये लाखों में चली जाती है चीज़। और कई बारी, क्योंकि जितनी प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ये 2-3% जो वेरिएबल है ये आपका बढ़ने लगेगा। कई बारी 10-10, 15-15 लाख रुपए तक का हो जाता है। तो बहुत सारे लोग वो 2 या 3% बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ महिलाओं के नाम पे करते हैं। और अगर आपको इस बात पे कोई शक या शुबा हो ना, तो किसी दिन आप किसी भी रजिस्ट्रार ऑफिस जाइए और वहाँ देखिए महिलाओं की कितनी संख्या है और किन के नाम पे हो रही है प्रॉपर्टी। अब होता क्या है, आपने नाम तो कर दी महिला के, अब मान लीजिए आपकी नई बनी और डाइवोर्स पे बात चली गई, तो एज पर जो मैडम ने बताया कि सीधा सीधा प्रॉपर्टीज है ही महिला के नाम पर, तो वो सीधा महिला को चली जाती है। उसमें जो कहते हैं कि अदालत ये नहीं देखती है, फैमिली कोर्ट ये नहीं देखती है कि ये किसके पैसे से कमाई गई प्रॉपर्टी थी। हो सकता है उस पर आगे बहस की जा सकती हो, लेकिन टेक्निकली देखी जाए तो सीधा प्रॉपर्टी महिलाओं के खाते में चली जाती है अगर डाइवोर्स हो रहा है तो। प्लस
जो रेस्ट संपत्ति बची है पति की, उस पर भी पत्नी का हक है। तो मैडम जो बोल रही थी उसका मैंने जैसे बताया आपको, धरातल से या सत्यता से कोई लेना देना नहीं है। उनकी बातों में बहुत सारी कमियां थी, और अगर आप चाहें तो इसमें आप लगातार, आप भी चाहें तो भारतीय कानून को पढ़ सकते हैं, जिसमें महिला को आज स्पेशल एज है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।